नमस्कार, स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज करवा चौथ का व्रत है और उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है आर्टिकल आया है, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। हम अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करें, किस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इनके ऊपर यहाँ पर अच्छे से बातें की गई हैं। तो अच्छे से यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस है व्रत की, तो यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से बात बोली गई है। तो स्टार्टिंग में कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी व्रत रखते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने परमात्मा को खुश करना है। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी बॉडी की सफाई करनी है। तो सबसे पहला मोटिव तो व्रत रखने का ये होता है। दूसरा, इसका रीजन क्यों है, हम व्रत क्यों रखें। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो आपका लीवर है, स्टमक है और जो पैनक्रियास है, उसको ना आपने ओवरलोड किया है। उससे मतलब ओवरवर्क करवा रहे हो, आप ज़्यादा काम ले रहे हो, जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम करवा रहे हो। तो ज़्यादा काम करवाते हैं इनसे, तभी फिर बाद में बीमारियां लगती हैं। ओके, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, जब स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ गई, जब पैनक्रियास में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये हमेशा जो है ना ओवर ईट की वजह से होता है। जब दिन से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो उसकी वजह से जब ओवरवर्क होता है तो बॉडी में पेन्स शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर कोई लेबर कोट हो ना हमारी बॉडी के लिए, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो सभी के सभी जाके हमारे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे कि हमारे साथ ना अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर हम रेस्ट देते ही नहीं है किसी को। तो सुबह से लेके जो शाम तक, जो रात तक जो है कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाते रहो। ओके, खाना भी खा लिया और बाद में फिर खाते रहो, पीते रहो। तो इससे ओवरवर्क जो हो जाता है पूरे सिस्टम का, वो उनको रेस्ट चाहिए। ओके, तो इसलिए जो है हमें फास्ट जो है रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इस फास्ट के बारे में यहाँ पर बड़ी सिंपल और अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और आगे बात बोल रहे हैं कि हमने फास्टिंग को क्यों प्रेयर के साथ कंबाइन किया है। जितने भी वर्ल्ड में रिलीजन्स हैं और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्यों फास्टिंग को यहाँ पर कंबाइन करते हैं रिलीजन के साथ, प्रेयर के साथ। तो इसका मेन मोटिव यही है कि जब आप फास्टिंग करते हो तब आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाइड हो चुकी होती है, और जो भी आप प्रेयर करते हो ना वो ऑथेंटिक हो जाती है और डीप चली जाती है। जो भी आप कहते हो प्रेयर में, जो भी आप बातें बोलते हो, जैसे भी आप परमात्मा को याद करते हो, वो जो सिग्नल है वो अच्छे से यहाँ पर पहुंचते हैं। मतलब आपका ध्यान जो है अच्छे से लगता है जब भी आप मेडिटेशन करते हो, जहाँ प्रेयर करते हो। तो यहाँ पर आपकी मेडिटेशन सबसे बढ़िया होगी जब आपका जो पेट है खाली है। ओके, खाली पेट जब आप बैठे हो, थोड़ा सा पानी पी लिया। ओके, बाद में अगर बैठे हो, जितना देर भी आप बैठते हो, तो आपको किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं आएगी। जिस मकसद के लिए आप बैठे हो तो उस मकसद में आप आगे बढ़ते जाओगे मेडिटेशन में। लेकिन अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आपको पता चलेगा कि जब भी आपने कभी फुल स्टमक, मतलब पेट भर के खाना खा लिया पहले, बाद में सोचा कि हम मेडिटेशन अब करेंगे, तो तब होगा क्या होगा, धीरे धीरे आप सोने चले जाओगे। आप कोशिश करोगे मेडिटेशन करने की, लेकिन जो बॉडी है ना वो आपको स्लीपिंग मोड में ले जाएगी। ओके, तो आप सोने लगोगे, तो वो जो मकसद के लिए आप काम कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बात की गई है कि जब हम प्रेयर्स को है ना यहाँ पर फास्टिंग से जोड़ते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हुई होती है, और हमारा माइंड जो है ना उसको रेस्ट मिलती है और अलर्ट रहता है जब हम इस तरीके से मेडिटेशन करते हैं, जब फास्टिंग रखते हैं, जब फास्ट रखते हैं। सो आगे बात कर रहे हैं कि जस्ट आप सोचो अपने क्लासरूम्स के बारे में। इमेजिन करो जब आप अपने स्कूल में या कॉलेज में जब आप क्लासरूम में बैठते हो, तब कौन से पीरियड तक आप जो है अलर्ट फील करते हो, आपका माइंड जो है अलर्ट फील करता है। तो बेसिकली जब रिसेस होती है तो उससे पहले का जितना सेशन होता है, ओके, लंच के पहले का जितना सेशन होता है, तब तक हम जो है फ्रेश फील करते हैं, अलर्ट फील करते हैं, और जो भी वहां पर हमें सिखाया जाता है हम सीखते हैं। ओके, हमें नींद वगैरह नहीं आती है। लेकिन जब भी लंच का टाइम हो जाता है, ओके, जब हम खाना खा लेते हैं, राइट आफ्टर द लंच फिर सिचुएशन कैसी हो जाती है, फिर जो है हम थोड़ा हैवी फील करना शुरू हो जाते हैं, डल फील होना शुरू हो जाता है, और जो भी टीचर करवा रहा होता है उसके ऊपर जो फोकस नहीं लगता, और जो माइंड है ना वो सोने की ओर चला जाता है, स्लीपिंग मोड में जाना शुरू हो जाता है। तो उसका बेसिक फंडा क्या है कि खाना जब खा लिया ना हमने, जब पेट भर गया, तो उसका माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो भी अपनी बात कर रहे हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी यहाँ पर जब बैठते थे खाना खाने के बाद उनको नींद आ जाती थी। ओके, क्योंकि वो भी बोल रहे कि मैं बहुत वहां पर अच्छा खाना लेकर आता था, साथ में दही भी होता था यहाँ पर, तो मैं
जब भी ये चीज़ अपना लंच वगैरह कर लेता था तब मुझे नींद आ जाती थी। तो उस समय क्लासरूम जो एक बर्डन की तरह लगते थे, और किसी ने हमें नहीं बताया, किसी ने हमें नहीं सिखाया कि जो फूड है ना उसका कितना बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड के ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ये चीज़ सीखने की है। ओके, तो इसको हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, समझ रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फास्टिंग है ना वो इम्पैक्ट करती है हमारी अलर्टनेस के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर। तो इसीलिए हर एक रिलीजन में पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर फास्टिंग को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर बॉडी के ऊपर फोकस किया जाता है फास्टिंग के पर्पस के लिए, ना कि हम यहाँ पर परमात्मा को खुश करने के लिए इसको करते हैं। ओके, सबसे पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमारी बॉडी है। ओके, तो बॉडी अच्छे से वर्क करती है तो तभी हम मेडिटेशन में अच्छे से जो है मन लगा पाते हैं। तो ये था यहाँ पर पूरा आर्टिकल। तो यहाँ पर बेसिकली हर रोज जो है ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है लेकिन भूल जाते हैं। ओके, तो ये रिमाइंडर रहते हैं, जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं डेली, तो एक तरह का रिमाइंड करते हैं हमें, और हमें जो है ना अपने डायरेक्शन से भटकने नहीं देते। तो इसलिए ये ऐसे स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल्स डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि अभी हमारी इकॉनमी जो है रिकवरी मोड के ऊपर चल रही है, रिकवर कर रही है। अभी जो डाटा आया था जीएसटी का, वहाँ पर भी 10% ग्रोथ देखने को मिली थी। तो यहाँ पर और भी अलग वेरियस सेक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, तो यहाँ पर भी फेस्टिव सीजन के चलते यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में उछाल आया है। अगर अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर एक मोमेंटम धीरे धीरे जो है ना बनता जा रहा है कि जो इकॉनमी है वो रिकवरी की ओर अभी चल पड़ी है। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए, जो भारत सरकार है उसको इस मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी डोज देने की जरूरत है फिस्कल स्टिमुलस की। तो फिस्कल स्टिमुलस जो भी भारत सरकार अपना पैकेज देती है, जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें से कहा गया था कि 3 लाख करोड़ का जो पैसा है वो हम एमएसएमईज को देंगे। ओके, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे लेवल पर जो उद्योग काम करते हैं भारत में, तो उनको देंगे कि वहां पर कोविड-19 के चलते बहुत हालात खराब हो गए, पैसा है नहीं उनके पास, दोबारा से रिवाइवल बहुत कठिन है। तो हम जो है वहां पर लोन के रूप में जो एमएसएमईज को जो पैसा जाएगा कोलैटरल फ्री जो एसेट्स होगा, ठीक है, उसके बिहाफ पे उनको लोन वहां पर प्रोवाइड होगा, ताकि कि जो छोटी छोटी फर्में हैं दोबारा से शुरू हो, एम्प्लॉयमेंट दोबारा से जनरेट हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी दोबारा से शुरू हो, और इकॉनमी है ना वो चलनी शुरू हो जाए। तो एमएसएमईज का बहुत ही मेजर रोल है हमारे इंडिया की इकॉनमी में। बहुत ही बड़े पैमाने पर ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं भारत में। जो बड़े उद्योग है वो तो गिनती के हैं, ओके, लेकिन एमएसएमईज की गिनती बहुत ज्यादा है। तो सरकार जो है ना इनको टैकल करके चलती है कि यहाँ पर किसी तरह की जो है वो बैकवर्ड ना चले जाए, इकॉनमी से जो पटरी से साइड पे होकर ना वो पीछे की ओर ना चले जाए। तो यहाँ पर सरकार को एक हेफ्टी डोज देना होगा फिस्कल स्टिमुलस का। ये बात कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये एक इंडियन अमेरिकन है, ओके। तो अभी के लिए ये चीफ इकोनॉमिस्ट पद पर तैनात है आईएमएफ में, सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि हमें किस किस सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वहां पर एक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उसके अलावा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, तो इन सब चीजों के ऊपर हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। इनको जो है अच्छे से दोबारा से रिकवरी मोड में लेकर आना है। और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का जो यहाँ पर लिक्विडिटी का ट्रैप बन गया है ना, मतलब पैसे की यहाँ पर जो कमी आ गई है, ओके, तो यहाँ पर जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, जो आरबीआई डिसाइड करता है, उसका इफेक्ट बहुत कम है। तो यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसी है जो भारत सरकार तय करती है, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है। जैसी जितनी बढ़िया फिस्कल पॉलिसी होगी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतनी बढ़िया तरीके से और उतनी अच्छी और जल्दी जो है इकोनॉमी जो है रिकवर करना शुरू कर देगी। सो दो तरह की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई टैकल करके चलता है और फिस्कल पॉलिसी को जो भारत सरकार टैकल करती है। ये जो पैकेजेस दिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स को, ये फिस्कल पॉलिसी के तहत ही यहाँ पर दिए जाते हैं। और आगे बात करें कि आरबीआई ने जहां तक करना था आरबीआई वहां तक कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर गवर्नमेंट को स्पेंड करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को इस बात की अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर पैसा ऐसे ही अगर बांटते रहे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा।
सो देखो फिस्कल डेफिसिट अभी अभी के लिए तो बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जब इकोनॉमी दोबारा से रिकवरी कर जाएगी, दोबारा से बूम पे चली जाएगी, ठीक है, तो इनकम बढ़ेगी लोगों की, टैक्सेस से पैसा फिर दोबारा आना शुरू हो जाएगा, रेवेन्यू जो है सरकार के पास फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी जीएसटी में देखा ये रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे हम इस फिस्कल डेफिसिट को भी हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन ये है, पहले इनको थोड़ा धक्का मार के आगे तो बढ़ने दो। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर धकेलने की जरूरत है अलग अलग सेक्टर्स को, तो उसके लिए एक अच्छा स्टिमुलस पैकेज जो है वो अभी भी चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने पैंडेमिक के दौरान भी बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए थे। यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, कि जो भी बजट में अनाउंसमेंट की थी ना, 2020 का जो बजट आया था फरवरी महीने, जब लॉकडाउन लगा, जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, तो उस समय उसी बजट में जो पढ़ा गया था, ओके, जो भी लाइंस पढ़ी गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उन्हीं को दोबारा रिपीट कर दिया गया 5 दिन अलग अलग दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। ओके, तो हर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कोविड-19 लॉकडाउन के चलते, तो वहां पर वही जो बजट में जो गाइडलाइंस दी थी, जो स्कीम्स दी थी, उन्हीं को दोबारा रिपीट कर दिया गया। तो यहां पर यह भी क्रिटिसिज्म भारत सरकार का होता है। खैर, यहां पर बेसिकली भारत को अभी एक अच्छा स्टिमुलस पैकेज चाहिए, तो यहां पर भारत सरकार काम कर रही है और इसको और आगे बढ़ा रही है। तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं, एक इंडेक्स है जिसका नाम है IHS मार्केट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो इसके तहत जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 58.9 पॉइंट्स तक बढ़ी है अक्टूबर में ही, और ये हाईएस्ट है अगर हम इसको कंपेयर करें सिंस मई 2010 तक। ओके, तो इसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है अच्छी प्रगति अभी देखने को मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं, मतलब कहने का जैसे हम कोई भी चीज यहाँ पर ऑर्डर करते हैं, जैसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, तो यहाँ पर उसमें भी रिकवरी आई है। कहने का मतलब डिमांड जो है वापस में दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई, जिसके लिए एक्चुअली स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए गए थे भारत सरकार के द्वारा। तो और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उसमें भी जो है तेजी देखने को मिली है। सो जो मतलब एक्सपोर्ट तभी होगा जब प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग पहले ही यहाँ पर रिपोर्ट बता रही है कि 58.9 पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ी है अक्टूबर में ही। ओके, तो उस हिसाब से अभी एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो गया है भारत का, और डिमांड जो है ना वो भी दोबारा रिकवरी पर आ रही है, और डोमेस्टिक ऑर्डर्स भी जो वो अभी किए जा रहे हैं लोगों द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर टू इन्वेंट्री रेशियो है, सो ऑर्डर टू इन्वेंट्री रेशियो का मतलब होता है, जैसे इन्वेंट्री का मतलब होता है जो स्टॉक में आपने कोई भी सामान रखा है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स ही हैं। सो मोबाइल फोन्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है इकोनॉमी में। अभी रिसेंटली कल ही माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है जिसने मोबाइल फोन लॉन्च किए हैं अलग अलग वेरिएंट्स में, तो वहां पर अभी उन्होंने जो मोबाइल बेचने हैं तो एक पहले इन्वेंट्री बना के रखेंगे, स्टॉक बना के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। कल लॉन्च हुआ है ना, तो अभी ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे कि हमने वो फोन खरीदना है, तो उस हिसाब से उनको इन्वेंट्री को मेंटेन करना होगा, अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन करना होगा ऑर्डर के हिसाब से। जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर टू इन्वेंट्री रेशियो भी ना वो बढ़ी है सितंबर में, 1.6 पॉइंट तक बढ़ी है। ये जो वैसे लॉन्ग टर्म एवरेज जो हम मान के चलते हैं ना 1.2, उससे ज्यादा है। ओके, तो अच्छी यहाँ पर न्यूज जो है देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से जो जीएसटी का रेवेन्यू आया अक्टूबर महीने का, तो वो भी काफी बढ़िया आया, 10% वहां पर ग्रोथ देखने को मिली। जब हमने उसको कंपैरिजन किया अक्टूबर 2019 के साथ, तो 10% ग्रोथ थी, और जो रेवेन्यू इन रुपीज जो कलेक्ट हुआ वो 1.05 लाख करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है वहां पर अच्छी आउटपुट होनी शुरू हो गई है, इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है। जो ई वे बिल्स है वहां पर इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है। सो मुझे आप कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कितने टाइप की इंडस्ट्रीज आती है, कितने नंबर है उनके, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कोर सेक्टर की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, ओके, और क्या क्या उनके नाम है। इसके अलावा आगे बात करें, अभी सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो है जॉब डाटा, मतलब कि उसमें बाउंस नहीं आया है। जॉब्स क्रिएशन में अभी किसी तरह की कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली है। अगर पेरोल नंबर्स की बात करें तो लगातार 7वें कंसेक्टिव मंथ तक वो गिरी है, नीचे गिरी है। कहने का मतलब सैलरीज नहीं दी गई, ओके, उस हिसाब से रिकॉर्ड नहीं बने, कहने का मतलब जॉब्स चली गई हैं लोगों की। तो जॉब तब तक क्रिएट नहीं की जा सकती, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज तब तक नहीं बन सकती जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से सस्टेन ना हो जाए, ओके, पूरी तरह से अच्छे से ना चल पड़े,
तो उसके लिए अभी लार्ज फिस्कल स्टिमुलस चाहिए, अच्छा स्टिमुलस पैकेज अभी भी चाहिए भारत सरकार की तरफ से। तो भारत सरकार को बिना सोचे यहाँ पर किसी और चीज की चिंता किए इकोनॉमी की चिंता करनी चाहिए। उसके लिए जो भी बन पड़े भारत सरकार को करना चाहिए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं वहां से एक गुड न्यूज आ रही है कि वहां पर शार्पली जो है वहां पर राइस देखने को मिला है, वहां पर जॉब्स क्रिएटिविटी हुई है। तो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जहां मैनेजरल पोस्ट के ऊपर जो वर्क होता है, तो ऐसी जितने भी वर्क होते हैं वहां पर उसको हम व्हाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लू कॉलर जॉब्स कौन सी होती हैं और जो ग्रे कॉलर जॉब्स हैं वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब्स में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं और जो नए स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, ठीक है, इन सभी में एक अच्छी वृद्धि देखने को मिली है व्हाइट कॉलर जॉब्स की, अकॉर्डिंग टू द कंपनी डाटा एंड द सर्वे। तो अगर ये हाई एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स बढ़ती हैं, ओके, और पैदा होती हैं आने वाले समय में, अगर जितने भी प्रोफेशनल्स आगे और पैदा होते हैं, ओके, तो इससे कंजप्शन डिमांड को ना एक ड्राइव अप मिलेगा, एक वृद्धि मिलेगी। सो लोग जो है ये वाले लोग कंजप्शन ज्यादा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेंड करते हैं कोई घर खरीदने के लिए या कोई कार खरीदने के लिए या कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पैसा स्पेंड करते हैं, तो उससे फिर जो है लो स्किल जॉब्स वो भी क्रिएट हो सकती हैं आने वाले समय में, और कंस्ट्रक्शन भी है जो है इसका हिस्सा हो सकता है आने वाले समय में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बात कर रहे हैं कि अभी अगर दोबारा से हम स्किल जॉब्स को इंडिया में रीडिप्लॉय करते हैं बाकी के पूरे वर्ल्ड से लेकर, तो हमारे पास अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। ओके, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से चाइना के एक नेगेटिव फेस दुनिया के सामने आया है। ओके, तो उससे अब जितनी भी कंपनीज लगी थी अब सोच रही हैं कि हम कहीं ना कहीं शिफ्ट करें। कुछ चाइना के पड़ोसी मुल्कों में चली गई हैं, कुछ जो है भारत में भी यहाँ पर आ रही हैं। तो इसी तरह से और भी हम जो है ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं इस समय पर। तो यहाँ पर यह सब कुछ तभी हो सकता है जब हमारी इकोनॉमिक रिकवरी अच्छे से सस्टेन करेगी, और इकोनॉमिक रिकवरी तभी सस्टेन करेगी जब गवर्नमेंट जो है ना अच्छा जो है बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करेगी इकोनॉमी में, इन द सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है ना तो वो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सो जापान की ओर देखिए, जापान में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरे थे, लेकिन उसके बाद भी कितने अच्छे तरीके से जापान ने ग्रो किया है। जिस भी सेक्टर में उसने हाथ रखा उस सेक्टर में अच्छे से कामयाबी हासिल की है। जब यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए थे तो उस समय आप जापान की हालत इमेजिन करो कि वहां पर एयर क्वालिटी कितनी खराब हुई होगी। ओके, तो उसके रेडिएशंस के जो इम्पैक्ट थे कितने समय तक रहे वहां पर। तो फिर भी बॉम्ब गिरने के बाद फिर भी जब दोबारा से खड़े हुए, उन्होंने एक टारगेट रखा था कि 10 साल में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे अपने आप को लेकर जाएंगे, तो लेकर गए। 1960s के आसपास ही वहां पर उन्होंने बुलेट ट्रेन चला दी। ओके, तो ये चीजें हमें खुद से सोचनी होगी, हमारी जो विल पावर है ना उसके अकॉर्डिंग ये चीजें सही होंगी। यहाँ पर सिर्फ अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, जितनी भी पब्लिक है जो उस पोल्यूशन या किसी भी तरह से प्रॉब्लम से जो सिचुएशन फेस कर रही है, उस पब्लिक को भी यहाँ पर जो है आगे आना होगा, इनिशिएटिव्स लेने होंगे। तो यहाँ पर फिलहाल एक कमीशन बनाया गया है एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट में, पब्लिक हेल्थ की अगर बात करें और इकोनॉमिक डायमेंशंस की भी अगर बात करें। तो अभी मैंने यहाँ पर बोला है अगर हेल्थ अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। अगर इंसान ही बीमार पड़ गया जिसने काम करना है जाकर, वो काम ही नहीं करेगा तो फिर प्रोडक्शन कैसी होगी। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ मशीनें अगर हम करेंगे, मशीनें ही काम करेंगी, मशीनें भी तब काम करेंगी जब बंदा प्रोग्रामिंग करके देगा। ओके, तो उसको भी कमांड चाहिए लोगों की। तो आगे बात कर रहे हैं कि इसको हमें टैकल करना है। ओके, तो इसके लिए हमें जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पर हम कोशिश करें कि एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस इसके निकाले जाएं विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो यहाँ पर अगर हम जो मेजरली जो फोकसिंग वाले जो विजिबल एस्पेक्ट्स हैं, अगर उनके ऊपर हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उन ब्रॉडनी पॉइंट्स को हम ठीक करें। ओके, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हमें सही करना है ताकि कि अच्छी हवा जो है हम जनता को प्रोवाइड कर सके कि आप सांस लो अच्छी हवा में। सो दिल्ली में अगर आप जाओगे या फिर उसके जो आसपास के रीजन में भी आप जब विजिट करोगे तो वहां पर भी एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो खराब होता जा रहा है। तो अभी दिवाली के बाद का इंडेक्स देखना, अगर यहाँ पर क्रैकर्स यूज किए गए तो फिर उसके बाद तो और बुरी हालत हो जाती है।
तो यहां पर जब सरकार भी एक्शन लेती है ना, तब लेती है जब मतलब बहुत पीक पे बात चली जाती है, उससे पहले वो भी कोई काम नहीं कर रही। तो यहां पर जो है यही बात कर रहे हैं कि जो कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बनाया गया है एनसीआर रीजन में और उसके एडजॉइनिंग एरियाज के उसको टैकल करने के लिए, तो उसके पास पोटेंशियल तो है कि प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी बात का सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो यहां पर ऑथर जो है यहां पर बात बोल रहे हैं कि ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की है, उसकी जो बॉडीज है, अथॉरिटीज है, उसकी है। तो वो उनकी अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी है जो इस अभी तक जो एयर क्वालिटी को जहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए, सही नहीं कर पाए। तो यहां पर जो अगर काम होता भी है ना, तो इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से होता है। जब बोल देते हैं कि स्टबल बर्निंग हो गई है जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर, तो उसकी वजह से दिल्ली में जो है एयर पोल्यूशन और खराब हो रहा है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट उन्होंने बोला था, प्रकाश जावड़ेकर, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने कहा था कि जो ये स्टबल बर्निंग का जो इम्पैक्ट है ना दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर, वो सिर्फ 4% है। 95% का जो इम्पैक्ट है वो लोकल फैक्टर है दिल्ली के। तो ये बातें यहाँ पर सोचनी होगी। तो ऐसे सीजन्स के ऊपर जब ज्यादा एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, तब यहाँ पर इमीडिएट जो है एक्शन लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं जहाँ पर स्मोक टावर लगाया गया है, वहां पर 20 करोड़ का खर्चा यहाँ पर किया गया है सरकार के द्वारा। तो स्मोक टावर जो है यहाँ पर एयर जो है उसको सक करते हैं खराब एयर को, और उसको सही करके फिल्टर करके साफ एयर जो है बाहर फेंकते हैं। तो ऐसे ही सरकार, दिल्ली सरकार चाह रही है कि बहुत सारे स्मोक टावर्स जो है लगाए जाएं। तो इसके अलावा एक और इनिशिएटिव चलाया गया था कि जब भी आप रेड सिग्नल्स पर पहुंचो तो अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दो। ओके, तो यहाँ पर आगे क्लाउड सीडिंग की बात की गई है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये भी तब होती है जब जुडिशरी बीच में जो ना इंटरवेंशन करती है सरकार की कि करो, ओके, तभी ये काम जो है जल्दी निपटाए जाते हैं, करने की कोशिश की जाती है। तो इसी के साथ ही जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो भी एक ऐप चला रहा है, उसका नाम है समीर ऐप। उसको आप ध्यान में रखिए, अगर आप दिल्ली रीजन के आसपास रह रहे हो तो समीर ऐप को आप डाउनलोड करके रखें। जो भी आपको दिल्ली के अंदर रखता है कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से या किसी भी वजह से अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, अगर रोड पे कोई गार्बेज पड़ा हुआ है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो आप उसकी फोटो क्लिक करके उस ऐप में डालो, सीपीसीबी की टीम आएगी तो वो खुद से यहाँ पर उसको टैकल करेगी। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो सरकारें चला रही हैं, तो हमें उसका भी सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पर। तो आगे यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं कि जो लोग हैं ना, पब्लिक है, उनको भी यहाँ पर सोचना होगा, उनको अपना कंडक्ट जो है उसको अभी चेंज करना होगा सस्टेनेबल सोल्यूशंस निकालने के लिए। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अभी। तो जो अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको आप घर पे ही छोड़ो। ओके, तो यहाँ पर कोशिश करो कि खुद से जितना यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हो, एयर पोल्यूशन को जितना कम कर सकते हो, खुद से जो बन पड़े वो करो। तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है ये सभी की है, किसी एक इंसान की नहीं है या किसी एक सरकार की नहीं है, ये पब्लिक की है। ओके, तो पब्लिक की ये प्रॉब्लम जो सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर पब्लिक को खुद से भी सोचना होगा। ओके, सब कुछ ये नहीं कर सकते कि सरकार ही करेगी, सरकार स्मोक टावर्स लगाती जा रही है, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे फायदा होगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला नहीं है। ओके, जो नेचुरल चीज आपके पास आ रही है वो नेचुरल है, तो उसको उसी हिसाब से हमें कंटेन करना है। अच्छी हवा, साफ हवा हमें चाहिए, ओके, सांस लेने के लिए। तो वो तभी मुमकिन होगी जब हम अपने चाल चलन को सही करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो चीजें नहीं चाहिए, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम अवॉइड करें। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर पूर इंप्लीमेंटेशन होती है, जो अभी रेगुलेशंस है एयर पोल्यूशन को लेकर, तो जो उसके कारण भी ये क्राइसिस जो है काफी बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है दिल्ली में। तो ये सब चीजें जो भी बात कर रहे हैं, ये कोई भी शहर हो, ठीक है, जो भी बड़ा शहर है यहाँ पर इंडिया में, तो वहां पर प्रॉब्लम्स हैं। वर्ल्ड में भी जितने जितने बड़े शहर है वहां पर प्रॉब्लम्स एयर पोल्यूशन की हैं। तो वहां पर अलग से तरीके हम निकालने पड़ेंगे, पब्लिक को खुद सोचना होगा। ओके, तो यहाँ पर रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जो कमीशन सेटअप किया गया है, जो कि इस एयर पोल्यूशन को जो देखेगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्या काम करेगा, ये कोशिश करेगा कि जितने भी एक तरह का प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लेकर आएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स है, चाहे वो अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, या कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सिविल सोसाइटी है। ओके, तो सोसाइटी को प्रिपेयर करेगा कि एक एफर्ट जो है हमें बनाना है, अपनी जिंदगी का तरीका, जीने का तरीका जो है, काम करने का तरीका जो है, वो हमें चेंज करना है। ओके, तो साइंस के हिसाब से यहाँ पर चलना होगा। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन का बहुत ही यहाँ पर खर्चा है। कहने का मतलब जिंदगी के ऊपर बहुत तरह का कॉस्ट यहाँ पर बन सकती है। कहने का मतलब है कि खराब हवा अंदर जाएगी तो सांस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सांस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो जो बंदा दिहाड़ी करके एक दिन में 500 या 400 रुपए कमा रहा है, तो उसके तो सारे पैसे उधर ही चले जाएंगे ना बीमारी को ठीक करते करते। तो फिर इस सब चीजों को हमें सही करना होगा। फिर सरकार को दोबारा से एक हेल्थ बजट लेकर आना पड़ेगा। वहां पर
उसको सरकार को फिर कहा जाएगा कि आप 6% ऑफ जीडीपी खर्चो, आप 7% ऑफ जीडीपी खर्चो। ओके, तो जो है इतना पैसा आप जो है हेल्थ सेक्टर में दो, तो इकोनॉमिकली बर्डन बढ़ जाएगा। वही पैसा सरकार इकोनॉमी को सही करने में लगा सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को हमें सही करना है। ओके, जो भी रीजंस हैं एयर पोल्यूशन के उनको निकालना है, ताकि कि आने वाले समय में बीमारियां जो है ना एयर पोल्यूशन से और बड़े पैमाने पर ना फैलनी शुरू हो जाए। नहीं तो आने वाले समय में एक ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, इसका सामना करना पड़ेगा। ओके, पूरे देश को, तो इसको सही करने की ज़रूरत है। ओके, इसके रीजंस निकालने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, आम जो पब्लिक है उसको भी आगे आना होगा। ओके, इस इनिशिएटिव जो भी सरकार लेती है उसका यहाँ पर साथ देना होगा अच्छे मायने से। सो अगर कंपैरिजन करें जापान के साथ, तो देखो कितने बड़े स्ट्रगल से वो बाहर आया, फिर भी आगे बढ़ा। तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो एज होती है वो भी एवरेज एज वो 80 से ऊपर चली जाती है। ओके, तो इतना लंबा जो है वहां पर लोग जी कर जाते हैं। तो वहां पर एयर क्वालिटी अच्छी है। 2 बॉम्ब गिराए गए थे, वो भी इतने खतरनाक, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े। ओके, उन्होंने कार्स बनाई, उन्हीं की बनाई हुई कार्स हम दिल्ली में हर अलग अलग शहरों में उनको लेकर घुमाते रहते हैं। ओके, ये जो टोयोटा है, ओके, सुजुकी है, होंडा है, मित्सुबिशी है, सभी जापान के ही ब्रांड है। तो देखो वो छोटा सा मुल्क इतना कुछ झेल के भी कितना आगे बढ़ गया। ठीक है, अपनी कारों हमें दे रहा है कि आप हमारी कारें चलाओ। ठीक है, तो हम कहां पर खड़े हैं? तो ये भी बात यहां पर सोचने की है। तो हमें भी उसी तरीके से सोचना होगा जिस तरीके से जापान सोचता है, जिस तरीके से एडवांस्ड इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ठीक है, उस हिसाब से हमें यहां पर आगे बढ़ना होगा। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।